दोस्तों ये स्टोरी का 75 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दिव्यांश ने फिर शिवाय के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अगर तुझे इतनी ही तरीके से पता है तो साली साहिबा को लेकर रघुवंशी मेंशन क्यों नहीं आता? तू भी उसे परमानेंट यहाँ ले आ, लेकिन तेरा तो केस अलग है ना। तो साली साहिबा को कुछ याद है और ना ही तो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, और जब तक उसे याद नहीं आएगा तब तक वह तेरे साथ रघुवंशी मेंशन नहीं आएगी। इतना कहकर दिव्यांश फिर से हंसने लगा। शिवाय ने पैर पटकते हुए कहा, चाचू इसका बहुत ज्यादा हो रहा है कि छुई मुई मुझे प्यार करती है। कल रात मैं तेरी डेकोरेशन पर उसके साथ गया था, समझ आई? ज्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझ। वह तो मैं अपनी छुई मुई को परेशान करना चाहता और ना ही उसके दिमाग पर जोर डालना चाहता हूँ, वरना मेरी छुई मुई तो मुझे कल ही शादी करने के लिए तैयार हो जाए। दिव्यांश और शिवाय दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। वहीं हर्षवर्धन एक बार दिव्यांश को देखता और एक बार शिवाय को। फिर दोनों को देखकर हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, खुद तो चले गए और तुम दोनों डायनासोरों को मेरे सिर पर छोड़ गए। पता नहीं कब बड़े होगे और कब मैं तुम दोनों की तरफ से निश्चित हो जाऊंगा। हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और शिवाय को देखकर कहा, अब तेरी भी बाजू पकड़ कर बैठाऊं। शिवाय भी गाड़ी में बैठ गया। हर्षवर्धन भी आगे बैठने वाला था, फिर कुछ सोचकर उतर गया और फिर उसने बेड सीट का गेट खोलकर दिव्यांश को कहा, तू उतर, मैं बीच में बैठूंगा। तुम दोनों का भरोसा नहीं, ऑफिस जाने तक एक दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ा करने लगते हो। हर्षवर्धन दोनों भतीजों के बीच में बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो सच में वह दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगते। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे जिंदा ही खा जाएंगे, जबकि दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों से ही एक दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। दोनों ने ही पूरी फैमिली को संभाल रखा था, खासकर शिवाय ने हंसते खेलते सब कुछ ठीक कर दिया था। यहाँ तक कि दिव्यांश की लाइफ भी शिवाय के दम पर ही ठीक हुई थी। शिवाय अपने केबिन में बैठा हुआ था और तभी केबिन का गेट खुला और उसने सामने देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आर्या का शिवाय के केबिन में आना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लग रहा था और तभी शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, छुई मुई तुम यहाँ। आर्या जल्दी से शिवाय के केबिन में आई और आकर सीधा शिवाय की गोद में बैठ गई। आर्या ने शिवाय को कसकर गले लगाया और बोली, वह पापा को चाचू से कुछ काम था तो मैं भी पापा के साथ आ गई। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कसते हुए कहा, तुम आज कॉलेज नहीं गई? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने पूछा, और क्यों नहीं गई? आर्या बोली, आज मैं कॉलेज जा रही थी तो पापा ने कहा मुझे ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम कॉलेज के बाहर गए तो मैंने पापा से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो पापा बोले, मैं तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। पापा बिना किसी सवाल के मुझे यहाँ लेकर आ गए। शिवाय ने मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहा, क्या बात है ससुर जी, तो मेरे दिल की हालत समझते हैं। फिर उसने आर्या का सिर अपने सीने पर रख कर हल्का सा सहलाते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम, पहली बार मेरे ऑफिस आई हो? आर्या बोली, कुछ नहीं खाऊंगी, बस आपको देखने का मन कर रहा था। आपको पता है मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। शिवाय ने फिर कहा, तुम्हारे पापा होते कौन है हमारे बीच आने वाले? शिवाय ने यह बात फ्लो फ्लो में बोल दी थी और फिर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं आर्या ने हल्के गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। तुम्हारे पापा मना करेंगे ही नहीं, आखिर मेरे जैसा होनहार दामाद उन्हें मिलेगा कहाँ? आर्या ने शिवाय के सीने पर मारते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आपने ऐसा नहीं कहा। आप मेरे पापा को गलत बोलने वाले थे। शिवाय ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, गलत बोलने वाला था? गलत बोला तो नहीं। अरे तुम्हारे पापा तो बहुत इज्जतदार आदमी हैं, भला उन्हें मैं कैसे गलत बोलूंगा? आर्या ने मुंह बनाकर फिर से अपना सिर शिवाय के सीने पर रख लिया।
और तभी केविन का गेट हल्का सा खुला, सामने वरदान था। वरदान ने जैसे ही शिवाय की गोद में आर्या को देखा, वह जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन शिवाय समझ गया कि उसके ससुर जी उससे मिलना चाहते थे, लेकिन आर्या को इस सिचुएशन में देख कर चले गए। तभी आर्या ने अपनी पकड़ शिवाय पर कसते हुए कहा, अब मैं जाऊं, पापा ने आपके साथ देख लिया तो गलत समझेंगे। आर्या की ऐसी बातें सुनकर शिवाय को बहुत हंसी आती थी, लेकिन वह हंसता नहीं था, क्योंकि जानता था वह आर्या के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। शिवाय ने फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हारे पापा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह तो अच्छा ही होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की जिंदगी में इतना हैंडसम, इंटेलिजेंट, ऑलराउंडर जैसा हस्बैंड है। शिवाय के मुंह से हस्बैंड सुनकर आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा, तो शिवाय अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, हस्बैंड ही बन जाऊंगा ना, मैं तो तुम्हें कब का अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तुम ही मुझे ऑलराउंडर कहती हो। आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, सिवाय इससे पहले कि पापा को किसी बाहर वाले से पता चले कि मेरा और आपका अफेयर चल रहा है, आप पापा से मेरा हाथ मांग लो। सिवाय ने आखिर बोल ही दिया, अच्छा ठीक है, एक दो दिन में मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊंगा। खुश आर्या ने सिवाय को देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक ही आर्या की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह बोली, पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? सिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, मानना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आर्या ने फिर से हैरानी से सिवाय को देखा, तो सिवाय बोला, मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास दुनिया भर के ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो बस तुम ही हो। कैसे भी करके मुझे तुम्हारे बाप को तो तैयार करना है, मेरा मतलब तुम्हारे पापा को तो मनाना ही पड़ेगा। अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। फिर आर्या सिवाय की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, तो सिवाय ने उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, क्या हुआ, जाना है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। ने अपना माथा आर्या के माथे से टच करके कहा, अब आई हो तो थोड़ा सा कुछ देकर तो चली जाओ। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल सिवाय ने अपनी छुई मुई के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सिवाय ने 10 मिनट तक अपनी मनमानी की। फाइनली आर्या ने सिवाय के सीने पर हाथ रख कर धक्का देते हुए कहा, बस बस अब मुझे जाने दो, पापा वेट कर रहे होंगे। आर्या सिवाय की गोद से उतर गई। सिवाय का मन बिल्कुल भी आर्या को छोड़ने का नहीं था। वैसे भी सिवाय सबसे ज्यादा इंतजार कर चुका था, कि फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्या के दिमाग की हालत और खराब हो, इसलिए उसने आर्या को जाने दिया। लेकिन आर्या जैसे ही मेन गेट तक पहुंची और उसने मेन गेट के हैंडल को छुआ, फिर कुछ सोचकर वह पलटी। उसने सिवाय को देखा, सिवाय वहां बाहें फैलाए खड़ा था। आर्या भाग कर गई और उसने सिवाय को कस कर गले लगा लिया। सिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कस दी। दोनों कितनी ही बार मिलकर भी नहीं मिले थे और इसका दर्द सिर्फ सिवाय को हुआ था। सिवाय ने तो आर्या के हिस्से का दर्द भी खुद ही झेल लिया था। आर्या ने पंजों के बल बैठकर सिवाय के गाल पर किस करके कहा, मैं वेट करूंगी, पापा से हाथ जरूर मांगना। सिवाय ने आर्या के माथे पर किस करके कहा, मैं जरूर आऊंगा, तो मना करोगी तब भी आऊंगा। इतना कहकर सिवाय ने अपनी बाहों से आर्या को आजाद कर दिया और आर्या मुस्कुराकर वहां से चली गई। करीब आधे घंटे बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, सब मीटिंग कर रहे थे। आर्या सांझ के साथ विराज के केबिन में बैठकर बातें कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में रघुवंशी फैमिली, वरदान और सौर्य थे। 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई। धीरे धीरे सब मीटिंग से बाहर जाने लगे, लेकिन सिवाय ने वरदान को देखा और वरदान ने सिवाय को। दोनों ने ही आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों ही उस रूम में बैठे रहे। सबके जाने के बाद वरदान ने कहा, सिवाय थोड़ी तो शर्म किया करो, बेटी है मेरी। सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो शर्म नहीं करता, बीवी है मेरी। वरदान ने कहा, उसे कुछ भी याद नहीं। सिवाय बोला, मैं चाहता भी नहीं उसे कुछ याद आए। वरदान ने हैरानी से पूछा, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि उसे कुछ याद भी ना आए? उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम्हें और ज्यादा प्यार करेगी। सिवाय ने कहा, वह मुझे अब भी बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं नहीं चाहता कि उसे वह सब कुछ याद आए जो उसने सहा है।
राजपूत हवेली में उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा है पापा, और मैं नहीं चाहता कि उसे वह सब याद आए। अगर उसे कुछ याद आए तो बस मैं, मेरा प्यार, हमारी शादी। वरदान शिवाय की आंखों में आर्या के लिए प्यार देख रहा था। वरदान ने कहा, सच बताओ शिवाय, मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है आर्या पर। मैं तो बस नाम का पापा हूं, ना उसे कभी प्रोटेक्शन दे पाया, ना उसे प्यार कर पाया, ना उसके बचपन को देख पाया, लेकिन तुम उसके सब कुछ हो। तुमने उसे सिर आंखों पर उठाकर रखा, मेरी बेटी को कभी हर्ट नहीं किया। अब भी तुम अकेले ही सब कुछ झेल रहे। शिवाय ने कहा, सही कहा पापा, आपने मुझे मेरी छुईमुई के लिए दोबारा शादी भी करनी पड़े तो मैं कर लूंगा। और हाँ, शादी से याद आया, मैं बहुत जल्द आपके घर आर्या का हाथ मांगने आने वाला हूँ, तो खुशी खुशी उसका हाथ मेरे हाथ में दे देना। मैं नहीं चाहता मेरी आर्या को थोड़ा भी मेंटली प्रेशर हो। वरदान ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। वरदान जैसे ही उठकर जाने लगा, फिर कुछ सोचकर पलटा और शिवाय से बोला, वैसे थोड़ी शर्म किया करो, ऑफिस है। यह वरदान की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, आप सासू माँ के साथ शर्म करते हैं? यह सुनकर वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय ने हंसकर फिर कहा, बताइए ना पापा, आप सासू माँ के साथ शर्म करते हैं क्या? आप सासू माँ को अपनी गोद में लेकर नहीं बैठते क्या? आप उन्हें प्यार नहीं करते? वरदान ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर मन ही मन खुद से बोला, मैं भी किसे सलाह दे रहा हूँ? जो कभी किसी की नहीं मानता वह मेरी क्या मानेगा? कहकर वरदान एक मिनट भी वहां नहीं रुका, क्योंकि वह अब शिवाय के हाथों अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पैंथर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था जिस पर वह काम कर रहा था, और तभी उसके केबिन का गेट खुला और एक लड़की ने कहा, मे आई कम इन सर। पैंथर ने गेट की तरफ नहीं देखा और हाथ हिलाकर उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। उस लड़की ने एक फाइल पैंथर की टेबल पर रख कर कहा, सर मैं न्यू अपॉइंट हुई हूँ। पैंथर ने वह फाइल देखी और आंखें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह कोई और नहीं बल्कि पूर्वी थी। पूर्वी को देखकर पैंथर के चेहरे पर इमोशंस आ गए। उसका मन हुआ कि वह अभी उठकर पूर्वी को गले लगा ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। वहीं पूर्वी गुस्से में पैंथर को देख रही थी। वह भी चाहती थी कि पैंथर अब तो अपने दिल की बात बोल दे, लेकिन आज भी पूर्वी को निराशा ही लगी। पैंथर को अब सिवाय की सुबह वाली बात याद आई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पैंथर को समझते देर नहीं लगी कि पूर्वी को यहाँ शिवाय ने बुलाया है। पैंथर को इस वक्त शिवाय पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन शिवाय का तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो पैंथर क्या करता। वहीं पूर्वी हाथ बांधकर बोली, क्या हुआ? मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा था शिवाय से कि मुझे देखकर पैंथर को खुशी नहीं होगी, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी आ जाएगी, और देखो वही हुआ। लेकिन शिवाय ने कहा, नहीं, पैंथर तो मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि मैं जानती हूँ कि पैंथर मुझे प्यार नहीं करता। पैंथर मुझे प्यार नहीं करता। पैंथर तो अब पता नहीं किसको प्यार करता है। काश उस दिन मैं मर जाती तो तुम्हारी बेरुखी से तड़प ना रही होती। काश उस दिन मेरे साथ वह सब कुछ हो जाता जो रणविजय सिंह राणा करना चाहता था, तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। इस मौत से वह मौत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे तो तिल तिल कर मरना है और तिल तिल कर मर रही हूँ। पैंथर ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। और फिर पूर्वी बोली, अब बैठे क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैंने इतने फोन, इतने मैसेज किए, तुमने एक का रिप्लाई भी नहीं दिया। एक वक्त था पैंथर जब मेरे पीछे पीछे घूमते थे कि मुझसे शादी कर लो, और अब जब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगी, तब तुम मुझे मझधार में छोड़कर चले गए। कुछ तो बोलो पैंथर, बेइज्जती कर दो मेरी। कड़वा बोलो, मुझे जाने के लिए कह दो, लेकिन कुछ तो बोलो। कुछ तो ऐसा कहो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। पैंथर कुछ तो बोलो। कहते कहते पूर्वी का गला भर आया। पैंथर की एक आवाज सुनने के लिए पूर्वी तरस गई थी। पैंथर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा, यहाँ क्यों आई हो? पैंथर ने इतना ही कहा था कि पूर्वी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन पैंथर ने पूर्वी को चुप भी नहीं कराया। पैंथर की हालत भी पूर्वी से अलग नहीं थी, बस उसने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया था। पैंथर अभी सुनकर खड़ा हुआ था।
उसने पूर्वी को ना तो चुप करवाया, ना ही उसके सवालों का जवाब दिया। वहीं पूर्वी कदम बढ़ाकर पैंथर के पास आ गई और उसने पैंथर की कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, खुद को समझते क्या हो तुम? पहले मेरे पीछे भागोगे, मुझे प्रपोज करोगे, मुझे अपनी आदत लगाओगे और उसके बाद एक झटके में मुझे छोड़ दोगे। पैंथर अभी भी आंखें झुकाए खड़ा था, उसके पास पूर्वी के सवालों का जवाब नहीं था। पूर्वी ने एक बार फिर कहा, पैंथर कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, सच कहती हूँ पैंथर, मैं मर जाऊंगी। इतने में पैंथर के केबिन का गेट खुला जहाँ डैनी खड़ा था। डैनी ने कहा, मर क्यों जाओगी, मैं हूं ना। यह सुनते ही पैंथर और पूर्वी ने हैरानी से डैनी की तरफ देखा। दोनों को ही डैनी की बात समझ नहीं आ रही थी। इतने में डैनी पूर्वी के पास आया और उससे बहुत हक से पूर्वी की कलाई पकड़कर केबिन से खींचता हुआ बोला, अरे चलो ना पूर्वी, उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की पूरी पूरी कदर करूंगा, चलो। वहीं पूर्वी तो हैरानी से डैनी के साथ खींचती जा रही थी। उसने एक बार पलट कर पैंथर को देखा तो पैंथर भी आंखें फाड़े पूर्वी को ही देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डैनी कर क्या रहा है। वहीं डैनी ने तो सिवाय के कहने पर पूर्वी को खींचता हुआ सिवाय के केबिन में ले आया था। सिवाय ने जब पूर्वी और डैनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं पूर्वी भी अब तक चुप हो गई थी। सिवाय ने पूर्वी को देखकर कहा, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। पूर्वी, तुम पैंथर के सामने गिड़गिड़ा क्यों रही हो? पहले वाली पूर्वी क्यों नहीं बन जाती, जो पैंथर को मुंह तोड़ जवाब देती थी? रोने से लड़की कमजोर होती है और कमजोर इंसान किसी को पसंद नहीं होता। पूर्वी कुछ नहीं बोली। सिवाय ने फिर कहा, बैठो पूर्वी। पूर्वी बैठी ही नहीं, लेकिन डैनी ने पूर्वी के दोनों बाजू पकड़कर उसे बैठा दिया। डैनी भी फिर पूर्वी के पास सोफे पर ही बैठ गया। सिवाय अब भी खड़ा हुआ इधर उधर टहल रहा था। सिवाय ने कहा, अब बताओ मुझे, पैंथर के सामने रो क्यों रही थी? तुम्हें क्या लगता है कि पैंथर के सामने रोओगी तो वह तुम्हें अपना लेगा, उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी? नहीं होगी पूर्वी, रोने से कुछ नहीं होता। तुमने मुझसे एक मौका मांगा था, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम पैंथर के सामने जाकर रोने लगी। यह सुनकर पूर्वी को और ज्यादा रोना आ गया। वहीं फिर पूर्वी ने सुबकते हुए कहा, सिवाय सर, आपको नहीं पता पैंथर ने क्या कुछ नहीं देखा। मैं जानती हूँ वह रात मेरे और पैंथर के लिए कितनी भयानक रात थी। अगर पैंथर नहीं होता तो मैं कब का मर जाती। आप नहीं जानते सिवाय, उस रात मैंने पैंथर को टूटते हुए देखा, रोते हुए देखा। वह कोई और पैंथर था जो उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं पैंथर को गलत नहीं समझती। कहीं ना कहीं पैंथर अपने मालिक के लिए वफादार है और इसीलिए वह मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। पूर्वी की बात सिवाय के दिल को लग रही थी। सिवाय समझ रहा था कि पैंथर ने अपना रिश्ता रघुवंशी परिवार से वफादारी निभाने के लिए खत्म कर दिया। सिवाय पंजों के बल बैठा और उसने पूर्वी के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, पूर्वी मेरी बात सुनो ना, तुम गलत हो ना, पैंथर गलत था, सिचुएशन गलत थी, तुम दोनों की किस्मत गलत थी। उस वक्त पैंथर ने जो कुछ किया वह बिल्कुल ठीक था। एक मर्द को एक औरत की इज्जत बचाने के लिए जो करना चाहिए था पैंथर ने वही किया। हमें पैंथर से कोई शिकायत नहीं, बल्कि हम तो पैंथर की हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने इतना सब कुछ अकेले ही ले लिया और उस बीच अपने प्यार को भी खो दिया। लेकिन अब पैंथर की खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं और यह बात पैंथर बोल रहा है। हम सबको पैंथर को इतना मजबूर कर देना ताकि वह खुद आकर तुम्हें प्रपोज करे। सिवाय ने डैनी को देख कर कहा, डैनी तुम्हें पता है ना क्या करना है? डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। पूर्वी ने फिर कहा, क्या आपको लगता है मेरे और डैनी के करीब होने से पैंथर को फर्क पड़ेगा? सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, फर्क पड़ेगा? वह तो मजनू बनकर घूमेगा। गाना सुना है ना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। उसने भी अपना कुर्ता ना फाड़ा तो मेरा नाम भी सिवाय रघुवंशी नहीं। सिवाय ने यह बात इतनी स्टाइल से कही थी कि पूर्वी के होठों के कोने भी थोड़े से मुड़ गए। तभी सिवाय ने कहा, बस यह मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से जानी नहीं चाहिए। प्यार का गेम खेलना शुरू करो, बहुत मजा आएगा। और अब इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता।
क्योंकि तुम रहोगी तो पैंथर भी परेशान हो जाएगा और मैं पैंथर को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जितना पैंथर ने हमारे लिए किया है वह कोई और नहीं कर सकता। वहीं पैंथर अपने केबिन में बैठा बैठा गुस्से में उबल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार डैनी का पूर्वी का हक से हाथ पकड़ना घूम रहा था। पैंथर को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि डैनी सब कुछ जानते हुए भी पूर्वी के नजदीक जा रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद यह सब सिवाय सर ने करवाया है। सब कुछ जानते हुए भी पैंथर का गुस्सा शांत होने का नाम ले नहीं रहा था। लड़कों का भी अजीब होता है, खुद लड़कियों को भाव नहीं देंगे और जब कोई और भाव देगा तो उनकी जल जाती है। आज पैंथर ने कोई काम नहीं किया, उसका मन काम में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन पैंथर उसने तो लैपटॉप खोल कर ही नहीं देखा। शाम को पूरी रघुवंशी फैमिली एक हॉल में खड़ी थी और वरदान हर्षवर्धन से बातें कर रहा था। तभी वरदान ने कहा, चलता हूँ, काफी रात हो गई। हर्षवर्धन ने कहा, रजावत साहब अब तो डिनर करके ही जाइए। वरदान ने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वरदान ने कहा, नहीं रघुवंशी साहब, अब तो डिनर वंशिका के साथ ही करूंगा। वरदान ने नजर घुमा कर देखा तो उसे आर्या कहीं नजर नहीं आई। वरदान ने हर्षवर्धन से कहा, आर्या कहीं नजर नहीं आ रही। फिर वह चलने लगा और तभी आर्या उस हॉल में बहुत गुस्से में आई। आर्या गुस्से में सिवाय को देख रही थी। आर्या गुस्से में चलती हुई सिवाय के सामने आई और उसने सिवाय का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली दोनों को ही देखने लगी। वहीं सिवाय को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्या उसे ऐसे क्यों कह रही है। सिवाय आर्या को देख रहा था और आर्या ने बहुत गुस्से में झटके से सिवाय का कॉलर छोड़ा और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन थप्पड़ सिवाय को लगता उससे पहले ही सिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और सिवाय ने दुगने गुस्से में कहा, दिमाग खराब है क्या? आर्या सिंह रजावत जानती भी हो, इसके सामने खड़ी हो। आर्या के हाथ में दर्द हो रहा था। कहाँ आर्या का हाथ नाजुक सा था और कहाँ सिवाय की शेर जैसी पकड़। आर्या का हाथ लाल हो गया था, लेकिन सिवाय ने गुस्से में आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। हर्षवर्धन आगे आया तो सिवाय ने हर्षवर्धन को दूसरा हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर आर्या की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, कोई भी मेरे और आर्या सिंह रजावत के बीच में नहीं आएगा। सिवाय के इतना गुस्सा होने से सब डर रहे थे। वरदान, हर्षवर्धन, पैंथर, दिव्यांश, राजवीर, विराज, सबको इस वक्त सिवाय के ऐसा करने से डर लग रहा था। पहली बार उन्होंने सिवाय के मुंह से आर्या का पूरा नाम सुना था, वरना तो हमेशा ही वह मेरी छुई-मुई कहकर ही आर्या को, लेकिन आज आर्या ने सबके सामने सिवाय पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सिवाय का मेल ईगो हर्ट हो गया। जिस लड़की के लिए वह इतना कुछ कर रहा था, वह लड़की बिना सोचे समझे सिवाय को सबके सामने बेइज्जत कर रही थी। सबके सामने उसने सिवाय का कॉलर पकड़ लिया। वहीं सिवाय ने सुलगती हुई आंखों से आर्या को देखा और आर्या भी कम गुस्से में सिवाय को नहीं देख रही थी। सिवाय ने आर्या का हाथ झटकते हुए गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आर्या ने भी दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसा घटिया झूठा मतलबी इंसान मैंने नहीं देखा। तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहे और मैं विश्वास करती रही। तुम मुझे हर वक्त पागल बनाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे और मैं तुम पर विश्वास करके हर बात को सच मानती रही। तुम्हारे जैसा दोगला इंसान मैंने नहीं देखा, जो अपने मतलब के लिए इस हद तक गिर सकता है। यह सुनते ही सिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। नॉर्मल ही सिवाय इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आर्या के ऐसा बोलने से सिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपने एक हाथ से आर्या का गाल पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन अपना दूसरा हाथ आर्या के सिर के पीछे रख लिया ताकि उसे हर्ट ना हो। सिवाय इतने गुस्से में भी आर्या को हर्ट नहीं करना चाहता था। सिवाय के ऐसा करने से पूरे रघुवंशी फैमिली और वरदान हैरान होकर सिवाय और आर्या को देखने लगे, लेकिन किसी को भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे आर्या पर सबसे ज्यादा हक सिवाय का है। आर्या का वजूद सिवाय से जुड़ा हुआ है, वरना आर्या तो कब की मर गई होती। इसलिए किसी ने भी बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। आर्या को अब भी दर्द हो रहा था। सिवाय ने अपना हाथ आर्या के जबड़े पर कसा हुआ था। आर्या के आंसू आ गए, लेकिन सिवाय का गुस्सा कम नहीं हुआ। आर्या का चेहरा लाल हो गया, उसके गाल पर सिवाय की उंगलियों के निशान छपने लगे, लेकिन सिवाय ने आर्या का चेहरा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसकी आंखों में देखकर गुस्से
गुस्से में बोला, क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? कौन सा दोगलापन किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम इतनी बदतमीजी पर उतर आई? आर्या रोती जा रही थी, उसके पास रोने के लिए अलावा ऑप्शन नहीं था। उसे सिवाय से डर लग रहा था, लेकिन आज वह सिवाय के गुस्से का डट कर सामना कर रही थी। अचानक ही उसने सिवाय के सीने पर हाथ रखकर पूरा दम लगाकर उसे धक्का दे दिया। आर्या के ऐसा करने से सिवाय 2 कदम पीछे हट गया। वहीं आर्या की हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। आर्या के ऐसा करने से सिवाय का गुस्सा दोगुना हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसी और जैसे ही एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया, उसे पीछे से दिव्यांश ने पकड़ लिया और हर्षवर्धन भी उसके पास आकर उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धकेलता हुआ बोला, सिवाय बस करो, बहुत हुआ पागलपन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो। हुआ क्या है तुम दोनों के बीच? शांत हो जाओ। लेकिन सिवाय तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिवाय ने आर्या की आंखों में देखकर चिल्लाते हुए कहा, इसकी हिम्मत तो देखो चाचू, या मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती है जिसे कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या उस पर हाथ उठाने चली है। सिवाय को दिव्यांश ने कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन सिवाय रुक नहीं रहा था। वह फिर से एक कदम आगे की तरफ बढ़ा कर सिवाय आर्या को ऐसे देख रहा था जैसे आज उसे जान से ही मार देगा। जब राजवीर को भी लगा कि दिव्यांश अकेला सिवाय को नहीं संभाल सकता, क्योंकि सिवाय नहीं शेर है, तो उसने भी सिवाय को पकड़ते हुए कहा, बस करो सिवाय, पहले बात को सुन तो लो आखिर, या तुमसे इतना गुस्सा क्यों है? उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। शांत हो जाओ सिवाय, प्लीज शांत हो जाओ। सिवाय ने अब भी अपना गुस्सा शांत नहीं किया, बल्कि वह तो आर्या को घूर कर देख रहा था। आर्या सिवाय के गुस्से से डर रही थी, लेकिन सिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब भी आर्या को सुलगती हुई आंखों से देख रहा था और फिर उसने राजवीर से कहा, देखा राजवीर, लिटिल गर्ल की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरा कॉलर पकड़ने चली है। सिवाय रघुवंशी का कॉलर, और तभी वरदान से रहा नहीं गया। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। आर्या भी अपने पापा का सपोर्ट पाकर फूट फूट कर रोने लगी। वरदान अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली सिवाय को संभाल रही थी और वहीं वरदान अपनी बेटी को करीब आधे घंटे बाद सिवाय सोफे पर बैठा हुआ गुस्से में आर्या को देख रहा था और आर्या भी अपने पापा के गले लगकर रोए जा रही थी। सिवाय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। वह तो अब भी घूर कर आर्या को देख रहा था। वहीं आर्या ने एक बार अपने पापा के सीने से हल्का सा सिर निकालकर सिवाय को देखा और फिर से अपना चेहरा वरदान के सीने में छुपा लिया, क्योंकि उसे सिवाय से डर लग रहा था। वहीं सिवाय ने जब आर्या को ऐसे करते हुए देखा तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने उस मुस्कुराहट को वहीं के वहीं दबा दिया, क्योंकि उसका गुस्सा उस मुस्कुराहट पर भारी पड़ रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली में से किसी के अंदर भी आर्या से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पूछना तो पड़ता ही। आखिर आर्या ने बिना सोचे समझे सबके सामने सिवाय का कॉलर कैसे पकड़ा? कॉलर पकड़ा तो पकड़ा, उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखा और इशारों में कहा कि पूछिए ना, ऐसा क्यों किया? वरदान ने अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए कहा, आर्या यह क्यों किया तुमने, बताओ मुझे। लेकिन आर्या कुछ नहीं बोली, बस अपने पापा के सीने से लग कर रोती रही। वरदान ने फिर कहा, आर्या, रघुवंशी इंडस्ट्रीज से मेरे बहुत अच्छे संबंध है और तुम ऐसी हरकत करके संबंध को खराब नहीं कर सकती। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें सिवाय के बारे में क्या पता चला? तुम्हें सिवाय के बारे में? आर्या ने हर्षवर्धन को देखा और सुबकते हुए बोली, इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि यह सिवाय रघुवंशी है। मैंने ड्राइवर, कुक, चौकीदार, पता नहीं क्या कुछ नहीं समझा। इनके साथ फार्म हाउस में एक रात भी बिताई और इन्होंने मुझे सच नहीं बताया कि यह आपके सगे भतीजे हैं। आज भी मैं आप सब की फोटो नहीं देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यह इस कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि इस कंपनी के ओनर है। सिवाय गुस्से में चिल्लाया, और इतनी सी बात के लिए तुम मुझे थप्पड़ मारने आ गई? सिवाय अपनी जगह से खड़ा ही होने वाला था कि राजवीर और दिव्यांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, उसकी पूरी बात तो सुन ले। बात बात पर अपने अंदर के शेर को जगाने की कोशिश मत किया कर, शांति से बैठ जा। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बच्चा, ऑनर तो नहीं है यह, मतलब ऑनर तो मैं हूँ। रघुवंशी ब्रदर्स हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगे। राजवीर को भी थोड़ी सी हंसी आ गई और तभी दिव्यांश ने सिवाय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चाचू किस बात के ऑनर बना रहे हैं आर्या के सामने? सिवाय ने भी कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो पता नहीं क्या कह रहे हैं उसे। हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, क्या इतनी सी बात पर तुम सिवाय
की कॉलर पकड़ोगी? इस पर आर्या ने चिल्लाते हुए कहा, या इतनी सी बात नहीं है चाचू, इन्होंने मुझे एक और झूठ बोला, या घटिया इंसान है। इतना कहकर उसने शिवाय को देखा तो शिवाय की मुट्ठियां गुस्से में कस गई और वह फिर से सुलगती हुई आंखों से आर्या को देखने लगा और आर्या फिर से डर गई। वहीं हर्षवर्धन ने शिवाय को घूर कर देखा तो शिवाय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, बताओ बच्चा, पूरी बात बताओ, क्या किया इस घटिया इंसान ने? आर्या सुबकते हुए बोली, यह इंसान पहले से शादीशुदा है, फिर भी इसने मुझे यह बात बताई नहीं। इतना बोलकर आर्या वरदान के गले लगकर फूट कर रोने लगी। वहीं रघुवंशी ब्रदर्स ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दिव्यांश ने धीरे से कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वहीं राजवीर भी धीरे से बोला, उसके लिए पहाड़ ही था। एक लड़की को जब पता चले कि वह जिससे प्यार करती है वह शादीशुदा है तो उस पर क्या बीतेगी। राजवीर की बात शिवाय और दिव्यांश दोनों ही सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। आर्या गलत नहीं थी। आर्या को पता चल गया था कि शिवाय शादीशुदा है। हर्षवर्धन आर्या की बात सुनकर चुप हो गया। आर्या ने जो कुछ कहा वह सही था और हर्षवर्धन आर्या के दिल की हालत समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी उसने आर्या से कहा, तुझे कैसे पता शिवाय रघुवंशी शादीशुदा है? आर्या ने रोते रोते अपनी जेब से मोबाइल निकाला और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ा दिया। उसमें आर्या और शिवाय की शादी के फोटोग्राफ थे, लेकिन उन फोटोग्राफ में आर्या का चेहरा हिडन था, जैसे किसी ने जानबूझकर आर्या को ऐसी फोटो भेजी हो ताकि शिवाय और आर्या का रिश्ता खराब हो जाए। और यह बात समझते हुए हर्षवर्धन को वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा। किसी ने आर्या शिवाय के बीच में फूट डालने की कोशिश की है। वह फोटो धीरे धीरे सबने देखी। सब एक बार उन फोटो को देखते रहे और एक बार शिवाय को, और आखिर में वह फोटो शिवाय ने भी देख ली। शिवाय को भी समझते देर नहीं लगी कि किसी ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि वह आर्या की दिमाग की हालत का फायदा उठा सके। लेकिन इस वक्त शिवाय को आर्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने फोन गुस्से में दीवार में फेंक कर मारा और वह फोन वहीं टूट गया। यह देखकर शिवाय का रोना और तेज हो गया और वह पैर पटक कर रोते रोते बोली, देखा चाचू, इन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया। सच्चाई का पता चलते ही इन्होंने अपना गुस्सा मेरे फोन पर निकाल दिया, कहकर वह फिर से वरदान के गले लगकर रोने लगी। वहीं वरदान और हर्षवर्धन दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन सिवाय उसके चेहरे के भाव तो अब भी गहरे होते जा रहे थे, जैसे आज शिवाय के अंदर सच में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया और वह निकलने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ देर तक हॉल में खामोशी रही। शिवाय ने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया और सोफे से खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, आर्या वरदान से थोड़ा और चिपक गई। यह सब देखकर शिवाय को कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी, जैसे उसे अच्छा लग रहा था कि आर्या उससे डर रही है। लेकिन फिर उसने वरदान की तरफ देखकर कहा, रजावत साहब, मैं कल आपकी बेटी का हाथ मांगने आऊंगा, दे देना। यह सुनते ही आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार फिर हिम्मत करके शिवाय को देखा और बोली, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। एक झूठे इंसान से शादी नहीं कर सकती, एक घटिया इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरे निकले। पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जाकर उस लड़की को अपनाओ जिसे तुम प्यार करते हो। मेरा पीछा छोड़ो। आर्या की ऐसी बातें सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली धीरे धीरे अपनी दबी हंसी हंसने लगी। शिवाय ने घूर कर अपने भाइयों को देखा तो सारे चुप हो गए। शिवाय ने एक बार फिर कहा, चाचू, कल हम आर्या का हाथ मांगने रजावत हाउस जाएंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं चाचू, अब तो मैं आर्या से ही शादी करूंगा। आर्या गुस्से में बोली, लेकिन मैं नहीं करूंगी। शिवाय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाते हुए, रजावत साहब, मुझे आर्या से अकेले में बात करनी है। यह सुनते ही हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, शिवाय, बहुत हुआ, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो। यह इतनी बड़ी बात नहीं है, इस सिचुएशन को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। शिवाय गुस्से में हर्षवर्धन को देख रहा था और हर्षवर्धन ने भी शिवाय को पॉइंट करके कहा, एक और शब्द नहीं कहोगे, वरना जो काम आर्या ने कर पाई मैं कर दूंगा। और तुम जानते हो कि मैं जब मारने पर आता हूँ तो गिनता नहीं हूँ, इसलिए जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। हर्षवर्धन ने फिर वरदान को देख कर कहा, रजावत साहब, अपनी बेटी को लेकर चले जाइए और इसे समझाइए कि कौन सही है और कौन गलत। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी।
वरदान आर्या को लेकर वहां से जाने लगा। आर्या ने पहले एक बार हिम्मत करके शिवाय की तरफ देखा और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं ना चाहते हुए भी आर्या को भी अंदर से थोड़ी सी खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने उसे थोड़ी सी खुशी को झटक दिया क्योंकि उसे शिवाय पर गुस्सा आ रहा था। वरदान आर्या को लेकर वहां से चला गया। वरदान और आर्या के जाते ही रघुवंशी ब्रदर्स जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सिवाय उसे तो अब भी गुस्सा आ रहा था और वह वापस आकर सोफे पर बैठ गया, जबकि किसी की भी हंसी रुक नहीं रही थी। यहाँ तक कि हर्षवर्धन भी आज जोर जोर से हंस रहा था। यूजुअली हर्षवर्धन ऐसे रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन आज तो कुछ भी हुआ उन सब को याद करके हर्षवर्धन की हंसी रुक नहीं रही थी। शिवाय सबको गुस्से में देख रहा था और तभी दिव्यांश ने शिवाय के कंधे पर हाथ मार कर कहा, हाँ भाई घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बाद भी तू एक लड़की के पीछे लड्डू है। दिव्यांश ने यह बात बोली और वह फिर से हंसने लगा। वहीं शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा। थोड़ा बहुत हंसने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, अच्छा अब शांत हो जाओ, बहुत हुआ। शिवाय का मजाक उड़ाना। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, और तू क्या इतना रिएक्ट कर रहा है? किसी भी लड़की को जब पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही शादीशुदा है तो क्या वह खुश होगी? ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे आर्या कर रही थी? लेकिन तुमने तो आर्या को इतना डरा दिया। शिवाय का मूड अभी ठीक नहीं हुआ था, वह उठकर जाने लगा तो हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। आर्या अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। किसी भी लड़की को जब यह सब पता चलेगा तो वह ऐसे ही रिएक्ट करेगी। शिवाय ने पलटकर हल्के गुस्से में कहा, चाचू मैं आर्या से बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरी इंसल्ट करे, वजह कुछ भी हो, लेकिन अपनी कॉलर छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, आर्या को भी नहीं। यह कॉलर नहीं मेरा एटीट्यूड है, मेरी कॉलर को टच करने का हक किसी को नहीं, किसी को नहीं। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। लेकिन हर्षवर्धन को शिवाय की फिक्र हो गई। तभी राजवीर ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, चाचू छोड़ो ना, इसमें लोगों की वजह से तो मेरे और रूही के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी। इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर मेल ईगो होता है और उस मेल ईगो को कवर करने के चक्कर में वह गलती कर देता है। लेकिन शिवाय समझदार है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहो। वहीं दूसरी तरफ वरदान ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। आर्या रोते रोते गाड़ी से बाहर उतरी और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने सामने सौर्य को देखा और वह अपना रोना रोक नहीं पाई और सीधा जाकर सौर्य के गले लगकर रोने लगी। वहीं सौर्य ने जब आर्या को रोते हुए देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं हुआ। सौर्य ने आर्या को चुप करवाते हुए कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? लेकिन आर्या कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। थोड़ी देर बाद वरदान भी रजावत हाउस में आ गया। सौर्य ने वरदान को देखकर कहा, फूफा जी क्या हुआ, आर्या रो क्यों रही है? वरदान ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी। सौर्य को कुछ समझ नहीं आया तो उसने आर्या से फिर पूछा, आर्या क्या हुआ बच्चा, तुम्हें मुझे बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा? आर्या ने सुबकते हुए कहा, शिवाय ने मेरे साथ बदतमीजी की और पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। एक बार उसके गाल पर थप्पड़ मारना जरूरी नहीं समझा, उसने मुझे हर्ट किया भैया। लेकिन पापा बुत बनकर खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कहकर आर्या और ज्यादा रोने लगी। सौर्य से आर्या का रोना देखा नहीं जाता था, उसने बचपन से ही आर्या को संभाला था। सच बात थी, शिवाय से पहले अगर आर्या पर किसी का हक था तो वह सौर्य का था। सौर्य ने वरदान की तरफ देखकर कहा, यह क्या कह रही है फूफा जी, क्या किया शिवाय ने? और अगर शिवाय ने इसके साथ बदतमीजी की तो आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? रघुवंशी खानदान का बेटा होगा वह अपने घर में, इसका मतलब यह नहीं हमारे घर की बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा। वरदान बोला, सौर्य तुम्हें पूरी बात नहीं पता, तुम्हें कैसे समझाऊं? सौर्य ने वरदान की बातों को ना समझते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना फूफा जी, बस मुझे यह बताइए कि क्या शिवाय ने आर्या के साथ बदतमीजी की और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा? वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वरदान जानता था कि अब वह तो दोस्तों के बीच में फंस कर रह जाएगा। वरदान पूरी तरह फंस गया था। वरदान का एक बार मन हुआ कि वह आर्या को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं सच सुनकर आर्या के दिमाग पर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि इस वक्त आर्या शिवाय को गलत समझ रही थी और वह अगर आर्या के सामने शिवाय की तारीफ करता तो हो सकता था कि आर्या के दिमाग पर जोर पड़ता और फिर उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। वहीं सौर्य ने एक बार फिर पूछा, फूफा जी कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बहन इतना रो क्यों रही है? आर्या रोते रोते बोली, यह क्या बताएंगे भैया, मैं बताती हूँ। शिवाय रघुवंशी ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ प्यार का नाटक किया, सबके सामने मेरे चेहरे को कस कर पकड़ा,
मुझे दीवार से भी लगा दिया, मेरा फोन भी फेंक कर तोड़ दिया, लेकिन पापा ने एक शब्द नहीं कहा, एक भी शब्द। वह खड़ा खड़ा मेरी बेइज्जती करता रहा और पापा चुपचाप खड़े रहे। इतना कहकर आर्या और ज्यादा रोने लगी। शौर्य को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आर्या यह सच है? आपने सिवाय को कुछ नहीं कहा? सिवाय रघुवंशी खुद को समझता क्या है? आर्या तू चल मेरे साथ, तेरे सामने ही उसे मार मार कर सीधा कर देता हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझता है। इतना कहकर शौर्य आर्या के साथ रजावत हाउस से बाहर जाने लगा और तभी वरदान ने उसे रोकते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है शौर्य, तुम्हें बताना पड़ेगा सिवाय रघुवंशी कौन है। चुपचाप वापस जाओ, हमें आर्या से बात करनी पड़ेगी, ना कि तुम जाकर सिवाय पर अपना गुस्सा निकाल लोगे। वापस आओ। शौर्य ने पलटकर वरदान को देखा और बोला, जो भी था उसे आर्या को रुलाना नहीं चाहिए था, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वरदान ने कहा, तुम्हें पूरी बात नहीं पता शौर्य, और मैं तुम्हें पूरी बात बता भी नहीं सकता। इतना कहकर उसने आर्या को देखा तो शौर्य ने कहा, बात कोई भी थी, लेकिन सबके सामने आर्या के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अमीर होगा वह अपने घर में, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे घर की बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करेगा। आज से पहले भी वह कई बार इसके साथ बदतमीजी कर चुका है और मैंने हर बार शौर्य को माफ किया, लेकिन इस बार नहीं। वरदान ने फिर से शौर्य को समझाते हुए कहा, पहले बदतमीजी आर्या ने की थी, सबके सामने उसका कॉलर पकड़ा और उस पर हाथ उठाने लगी। शौर्य ने आर्या को सवाल भरी नजरों से देखा तो आर्या ने शौर्य पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और रोते हुए बोली, भाई उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे छुपाया कि वह सिवाय रघुवंशी। शौर्य अब सब कुछ समझ रहा था, लेकिन आर्या का रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने कहा, तुम चाहती हो मैं सिवाय की पिटाई करूं? आर्या ने बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और वरदान ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। शौर्य बोला, तो फिर चलो। इतना कहकर शौर्य आर्या को लेकर रजावत हाउस के बाहर आ गया। वहीं वरदान भी पीछे पीछे आता हुआ बोला, शौर्य पागल हो गए हो? इस बच्ची की बातों में आकर सिवाय पर हाथ उठाओगे? मेरी बात मान लो, वापस आ जाओ, मत करो बचपना। आर्या तो बच्ची है, तुम तो बच्चे मत बनो, वापस आ जाओ, दोनों फैमिली के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शौर्य तो वरदान की सुन ही नहीं रहा था। उसने आर्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट का गेट खोलते हुए बोला, फिक्र मत करो फूफा जी, वह मेरा दोस्त है, उसे कैसे ठीक करना है मैं जानता हूँ। इतना कहकर शौर्य भी गाड़ी में बैठ गया और फिर वह गाड़ी स्टार्ट करके आर्या को लेकर वहां से चला गया। वहीं वरदान तो अपने दोनों बच्चों को जाते हुए देख रहा था। वरदान को इस वक्त आर्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी वंशिका पीछे से आई और उसने वरदान की बाजू पकड़कर कहा, यह दोनों कहाँ चले गए? वरदान ने वंशिका को देखकर कहा, सिवाय से लड़ने। वंशिका हैरानी से वरदान को देखने लगी और उसकी बातों का मतलब निकालने लगी, कोशिश करने लगी। तभी वरदान ने कहा, सच कह रहा हूँ, सॉरी, सिवाय को पीटने गया है, इस घर के जमाई को पीटने गया है। पता नहीं तुमने भी आर्या को क्या खाकर पैदा किया है। वंशिका ने कहा, आप मुझे पूरी बात तो बताइए, हुआ क्या? वरदान ने भी वंशिका को पूरी बात बता दी। वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंशिका ने कहा, हाँ तो गलती सिवाय की। वरदान ने हैरानी से वंशिका को देखा और बोला, अच्छा तुम्हारी बेटी की गलती नहीं है, सबके सामने उसका कॉलर पकड़ने चली थी। तुम्हें क्या लगता है कि सिवाय इतना अच्छा है कि कोई लड़की उसका कॉलर पकड़ेगी, उसे मारने की कोशिश करेगी और वह पिट जाएगा? वंशिका ने हाथ बांधकर कहा, एक बात बताइए कि सिवाय की गलती नहीं है, उसने आर्या को सच क्यों नहीं बताया? और वरदान चुप हो गया क्योंकि सिवाय ने गलती तो की थी, उसे आर्या को सच बता देना चाहिए था, लेकिन सिवाय ने ऐसा नहीं किया, वह आर्या के साथ गेम खेलता रहा। वंशिका फिर बोली, और दूसरी बात, शौर्य आर्या से बहुत प्यार करता है। आपको पता कितना प्यार करता है? शौर्य ने आर्या को बेटी की तरह बड़ा किया और शौर्य आर्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, चाहे वह आंसू सिवाय रघुवंशी ने ही क्यों ना दिए हों। शौर्य के प्यार पर कभी शक मत करना, आपसे ज्यादा, इनफैक्ट आपसे कहीं ज्यादा उसने आर्या को प्रोटेक्शन दी, आपसे ज्यादा प्यार किया। रही बात शौर्य सिवाय से जाकर लड़ने की, तो बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा, वह दोनों बचपन के दोस्त हैं। वरदान ने वंशिका की बात सुन ली, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक बात खटक गई, आपसे भी ज्यादा प्रोटेक्शन दी है। वरदान को यह बात बुरी लग गई। वरदान के चेहरे के भाव बदल गए। वरदान बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। वहीं वंशिका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वरदान को अचानक से क्या हो गया। वंशिका वरदान के पीछे जाती हुई बोली, अब आपको क्या हो गया? वरदान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वंशिका भी पीछे पीछे चली गई। वरदान ने अपनी बाजू फोल्ड की और अपनी टाई ढीली करने लगा।
वरदान से अपनी टाई खुल नहीं रही थी। वरदान बहुत देर से अपनी टाई को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टाई खुली नहीं। वंशिका आगे आई और वरदान की टाई खोलने लगी। वरदान ने वंशिका को नहीं रोका। वहीं वंशिका ने टाई खोलकर कहा, क्या हुआ आपको? अचानक से मूड क्यों खराब हो गया? वरदान ने वंशिका की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, हटो आगे से। लेकिन वंशिका आगे से नहीं हटी। इतना तो वंशिका वरदान को जानती थी कि वरदान का मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन किस बात पर हुआ वंशिका यह समझ नहीं पा रही थी। वरदान ने एक बार फिर कहा, वंशिका मैं थक गया हूँ, प्लीज आगे से हट जाओ, मुझे फ्रेश होना है। लेकिन वंशिका वरदान के सामने से नहीं हटी। वंशिका ने इस बार बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ है रजावत साहब? अचानक से मूड क्यों खराब हो गया? शिवाय और सौर्य एक दूसरे के दोस्त हैं, वह चाह कर भी एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। सौर्य बस आर्या का दिल रखने के लिए वहां चला गया। वरदान बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, हटो आगे से। लेकिन वंशिका आगे से नहीं हटी। वंशिका ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, रजावत साहब या तो बता दीजिए कि आपका मूड क्यों खराब है, वरना सच कहती हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर कहा, वंशिका तुम जानती हो मैं तुमसे दूर क्यों हुआ? तुम जानती हो कि मैं इतने दिनों कहाँ रहा हूँ? तुम जानती हो कि मैं आर्या को बाप का प्यार क्यों नहीं दे पाया? वंशिका को अब भी वरदान की बातें समझ नहीं आ रही थी। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, मानता हूँ सौर्य मुझसे ज्यादा आर्या से प्यार करता है, मानता हूँ उसने मेरी आर्या को संभाल कर रखा। इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरा प्यार सौर्य के प्यार से कम हो गया। वंशिका को अब समझ आया कि वरदान को किस बात से हर्ट हुआ है। वंशिका ने अपनी बातों को संभालते हुए कहा, मैं बस थोड़ी सी तारीफ कर रही थी, मैंने यह तो नहीं कहा कि आपका प्यार आर्या के लिए कम है। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर एक बार फिर दर्द भरी आवाज में कहा, वंशिका मैं कितने ही साल जेल में रहा, हर वक्त तुम्हारी याद आती थी, अपने बच्चों की याद आती थी। सरफराज ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। मैं जैसे तैसे वहां से आजाद होकर इंडिया से भाग गया। एक पल, एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को याद ना किया हो, या जो तुम मेरी पीने की आदत से परेशान होना या तुम्हारी ही यादों की देन है। इसी के सहारे मैं अकेला रहा, इसी के सहारे तुम्हारी यादों को अपने सीने में छुपाए रखा। और तुमने कितनी आराम से कह दिया कि सौर्य ने आर्या को आपसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी। मुझे मौका मिलता तो मेरी बच्ची को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। वंशिका को वरदान का दर्द समझ आ रहा था। वंशिका के चेहरे पर भी उदासी आ गई। वंशिका ने वरदान से माफी मांगते हुए कहा, रजावत साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस वंशिका ने इतना ही कहा था कि वरदान ने वंशिका को अपने सामने से हटाया और वॉशरूम में चला गया। वंशिका वरदान को जाते हुए देख रही थी और वरदान ने वॉशरूम का गेट धड़ाम से बंद कर दिया। वंशिका समझ गई कि वरदान का दिल दुखी है। वंशिका मुंह बनाकर खुद से बोली, मेरे रजावत साहब तो नाराज हो गए, अब मैं कैसे मनाऊं? वहीं दूसरी तरफ सौर्य ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।